नमस्कार साथियों, मैंने ठानी है आपको नेट करानी है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ जिसे हम भाग 1 के अंदर कर चुके थे, इसका भाग 2 अभी चालू रहेगा। देखिए, मैंने विस्तृत रूप से आपको एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के संदर्भ में शारीरिक शिक्षा के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो घुमा फिराकर कैसे भी आपसे पूछ ले, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जहां तक लगता है आप शारीरिक शिक्षा का अर्थ अब कभी भी गलत कर नहीं आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में जहां प्रश्न को घुमा दिया जाता है, इसलिए मैं शारीरिक शिक्षा का अर्थ मात्र एक लाइन का है, लेकिन उसकी व्याख्या इतने तरीकों से हो सकती है कि नेट, दिल्ली जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम में हम लोग ऐसे ही प्रश्न गलत कर आते हैं। इसलिए मैंने डाउन टू अर्थ बेस से इन चीजों को पिकअप करते हुए आप लोगों को यह क्लियर कराने का जिम्मा उठाया है। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं। सब्सक्राइब बटन दबाते ही एक बेल आइकॉन का चिन्ह आएगा, उसमें आप ऑल के ऊपर क्लिक करें। ऑल के ऊपर क्लिक करते ही आपको मेरे जितने भी अगले आने वाले वीडियोस हैं वह तुरंत प्रभाव से आपके मोबाइल स्क्रीन के टॉप पर, जब भी आप मोबाइल ऑन करेंगे, नेट आ जाएगा। आपकी इच्छा हो तो देख लेना, नहीं तो आपका भाई आपके लिए प्रयास करता रहेगा। इसके बाद आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। लाइक के बटन से क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से व्यापारिक लोग, हमारी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तो एमेच्योर है, प्रोफेशनल नहीं है। बहुत से व्यापारिक शिक्षा के लोग अपनी शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए काल्पनिक रूप से इस तरह के लाइक बटन को दबाते हैं, जिससे क्या होता है, उनके विषय अन्य विषयों से ऊपर ट्रेंडिंग पर चलते रहते हैं। मैं आपसे बतौर एक खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक आपसे वादा चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखें वो लाइक का बटन जरूर दबा कर जाएं, जिससे शारीरिक शिक्षा यूट्यूब के इतिहास में ट्रेंडिंग में ऊपर आए। और जब भी आप PHY इतना ही लिखे तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 15-20 विद्वानों के अलग अलग लेक्चर्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएं। इसलिए लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर कर लें ताकि आपके थ्रू और साथियों को फायदा मिल जाए। भाग प्रथम में शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए हमने अंतिम भाग में आपको ये बताया था कि शारीरिक गतिविधियां करने से शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, जो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज का इफेक्ट अलग होता है, एनारोबिक एक्सरसाइज का इफेक्ट अलग होता है। एरोबिक एक्सरसाइज, लंबे समय का व्यायाम करने से आपके शरीर पर क्या फर्क पड़ते हैं, मैंने बहुत विस्तार से बताया था। रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है, VO2 मैक्स बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। एनारोबिक एक्सरसाइज करने से आपके शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, मैंने 3 चीज बताई थी। स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मसल क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, और नेचुरल या न्यूरल ड्राइव जो CNS से रिलेटेड होती है वो बढ़ जाता है। अब हम लोग आगे बहुत डीपली ये चीज स्पष्ट करते चलें कि देखिए, जब ये परिवर्तन मैंने आपको बताए कि किस तरह से एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइज से परिवर्तन हुए, इन परिवर्तनों का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है। और वो शरीर पर जब पड़ता है तो केवल शरीर पर नहीं पड़ता है, अपितु शरीर के साथ साथ व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं पर पड़ता है। अब व्यक्तित्व के संपूर्ण पहलुओं पर कैसे पड़ता है, इस चीज को स्पष्ट कीजिए। जब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हुई, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, मैक्सिमम VO2 बढ़ी और स्ट्रेंथ बढ़ी, मसल क्रॉस एरिया बढ़ा, न्यूरल ड्राइव या नेचुरल ड्राइव बढ़ी, तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के और परिवर्तन होते हैं। शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास सदैव शारीरिक गतिविधियां करने वाले व्यक्ति की बॉडी जो होती है वह एथलेटिक शेप लिए हुए होती है, वह मस्कुलर बॉडी होती है, वह एक आदर्श व्यक्तित्व का रूप धरती है। इससे मानसिक विकास होता है, जैसा मैंने आपको बताया, न्यूरल या नेचुरल ड्राइव डेवलप होती है, जिससे हमारी रिएक्शन एबिलिटी, हमारी परसेप्शन की क्षमता, हमारी अटेंशन कंसंट्रेशन की क्षमता, हमारी प्रिविलेज एक्शंस, हमारे जोड़ों के अंदर प्रीप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैक्लेशन, इस तरह की सारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। जब शरीर और मन स्वस्थ हो गया तो शरीर और मन स्वस्थ होने से
हमारा संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास क्या होता है? संवेग एक मानसिक आंदोलन की अवस्था कही जाती है। संवेग, देखिए शब्द ही क्या है? मानसिक आंदोलन, मन के अंदर चलने वाला आंदोलन। आंदोलन सदैव कोई ना कोई परिणाम लेकर आते हैं, लेकिन यदि आंदोलन नेगेटिव हो तो वह समाज के लिए नकारात्मक हो जाते हैं। इसलिए सदैव आंदोलन को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना चाहिए। तो जब संवेग के लिए शब्द आ गया कि संवेगात्मक या मानसिक आंदोलन, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे शरीर की नेगेटिव या हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। यही मैं स्पष्ट करूं कैसे निकलती है। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक शिलर नाम के दो बड़े प्रकृति विज्ञानी हुए। इन लोगों ने खेलों में अतिरिक्त ऊर्जा नाम का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कहता है, इन लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया कि रेल का इंजन जब चलता है तो रेल के इंजन के अंदर पुराने समय में भाप या वाष्प के द्वारा एनर्जी बनाई जाती थी, जो एक एनर्जी टैंक के अंदर स्टोर हो जाती थी। लेकिन अगर एक्सेस एनर्जी स्टोर हो जाती तो उस टैंक के फटने के चांस होते थे। इसलिए बार बार आज भी रेलवे में जो प्रेशर वाल्व होता है, उससे प्रेशर वाल्व को दबा के प्रेशर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसकी आप वर्तमान समय में वर्तमान प्रेशर कुकर से तुलना कर सकते हैं। वर्तमान प्रेशर कुकर क्या करता है? वर्तमान प्रेशर कुकर भी तो प्रेशर बनाता है, और जैसे ही खाना पकाने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर बना, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को वो सीटी के माध्यम से बाहर निकाल देता है। हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक शिलर ने यही बात बालकों के संदर्भ में कही। उन्होंने कहा कि आप सामान्य शिक्षा का ज्ञान बच्चे को कराइए, बहुत अच्छी बात है। आप बच्चे को बिल्कुल विद्वान बना दीजिए, बहुत अच्छी बात है। उसे स्कूल के अंदर 7-8 पीरियड बैठाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। बच्चे के मस्तिष्क की एक क्षमता होती है, अगर वह मस्तिष्क की क्षमता आप फुलफिल कर देंगे, उसे सोचने और केवल सोचने पर मजबूर करेंगे, उसके संवेगात्मक गतिविधियों को खेल मैदान की तरफ नहीं मोड़ेंगे, तो वह बच्चा मानसिक रूप से विकृत भी हो सकता है। तो इन लोगों ने कहा कि अनिवार्यतः खेलों के अंदर या कहूं पाठ्यक्रम के अंदर खेलों का या गेम्स का एक पीरियड होना चाहिए। लोगों ने इनके इस विचार का विरोध किया। इन्होंने कहा कि बच्चा अगर खेल के पीरियड में जाएगा तो वह जाकर खेलेगा और थक कर आएगा, जिससे आने के बाद अध्यापन में वह काम नहीं करा पाएगा या वह क्लास में अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाएगा। शीलर स्पेंसर ने इस रेल के इंजन के एग्जाम्पल से बताया कि रेल का इंजन जो अतिरिक्त ऊर्जा बनती है उसको निकालता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। इसी तरह बच्चे के अंदर आपने 3-4 पीरियड के अंदर जो एनर्जी भर दी है, अब उस एनर्जी में से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने दो, जिससे अन्य पॉजिटिव एनर्जी के आने के लिए जगह बरकरार रह सके। और इन्होंने कहा कि आप एक बार पाठ्यक्रम के अंदर एक गेम्स का पीरियड शामिल करके देखिए। जैसे ही पाठ्यक्रम डिजाइनर विद्वानों ने गेम्स के पीरियड को शामिल किया, गेम्स के पीरियड को शामिल करते के साथ ही जो बच्चे थे वह गेम्स के पीरियड में हंसते हंसते जाते और अपनी टोटल नेगेटिव एनर्जी को खेल के पीरियड में निकालकर पुनः हंसते हंसते आते और दुगने जोश के साथ पढ़ाई में जुट जाते। तो इस तरह ये देखा गया कि नेगेटिव एनर्जी को खेल के माध्यम से, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। अंतिम पॉइंट के ऊपर आई कि सामाजिक विकास होता है। तो देखिए सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक विकास की जब हम बात करें, खेल जो है कभी भी अकेला नहीं खेला जाता। कोई भी खेल खेलने के लिए आपको अपना पार्टनर चाहिए। अगर आपके पास पार्टनर होगा तो ही आप उस खेल का मजा ले पाएंगे। अब वो पार्टनर चाहे आपका खिलौना ही क्यों ना हो, क्योंकि कुछ खेल सॉलिटेयर खेल कहलाते हैं जिन्हें एकांत खेल कहते हैं। लेकिन एकांत में खेलने के लिए भी आपके पास भले ही लैपटॉप हो, भले ही चाहे आपके पास ताश के पत्ते हो, भले ही चाहे कोई खिलौना हो, लेकिन आपको सोशल डेवलपमेंट, सोशलिटी सिखाता है। उसने ये कहा कि आप खेल के मैदानों पे देखिए, बच्चा सदैव टीम स्पिरिट के साथ काम करता है। वह कभी अकेला नहीं खेलना चाहता, वह सदैव अपने साथी के साथ खेलना चाहता है। और बच्चा सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो खेल के मैदान के अंदर सीखता है, किस तरह पास दूंगा, साथी मुझे पास देगा और मिलजुल कर हम लोग गोल करेंगे। तो देखिए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बच्चे का हुआ। इस तरह से
यह भी शारीरिक शिक्षा का अर्थ है कि शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, जिसमें शरीर की वृद्धि, मानसिक तरोताजा होना, संवेगों का नकारात्मक से सकारात्मक होना और एकल से समूह प्रवृत्ति की तरफ जाना बच्चा सीखता है। तो जब शारीरिक गतिविधियों या शारीरिक क्रियाओं या शारीरिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी बच्चे या व्यक्ति का, मैं कहूं किसी ह्यूमन बीइंग का शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास, संवेग उसके नकारात्मक सकारात्मक हो गए और सामाजिक विकास हो गया, ऐसे व्यक्तित्व को टोटल पर्सनालिटी कहा जाता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का इसे पर्याय कहा जाता है। और शारीरिक शिक्षा का ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऑप्शंस के अंदर इस तरह के प्रश्न आए कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है या शारीरिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत फिट है लेकिन मानसिक रूप से वो पागल है, तो उसे आप संपूर्ण रूप से कंप्लीट मैन नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो एक चेयर के ऊपर ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है और कोई चल फिरने में सक्षम ही नहीं है, उसे भी आप संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति बहुत शानदार तरीके से फिट है शारीरिक रूप से, सोचता भी बहुत अच्छा है, उसकी मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके संवेग नकारात्मक है, वह हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है, वह क्रोधी प्रवृत्ति का आदमी है, वह एकांत प्रवृत्ति का आदमी है, मतलब उसके संवेग नकारात्मक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप संपूर्ण व्यक्ति नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को कर देता है लेकिन समाज के नियम और कायदे नहीं मानता है, सोशलिटी को नहीं मानता है, गुंडागर्दी करता है, अपनी तानाशाही चलाता है, ऐसे व्यक्ति को भी आप संपूर्ण व्यक्तित्व का दर्जा नहीं दे सकते। तो जब ये चारों डेवलपमेंट आदमी के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ऐसे व्यक्तित्व को संपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। और देखिए, योग के अनुसार भारतीय परंपरा में योग को सर्वांग सबसे ऊपर कहा जाता है। और जब हम योग की बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र पाए जाते हैं। उन 7 चक्रों को जब हम नीचे से शुरू करते हैं, मूलाधार, मणिपुर के ऊपर जलंधर, ठीक है, और तो ये 7 चक्र हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलाधार आता है जो हमारे गुदा द्वार के आसपास होता है, फिर मणिपुर आता है जो बेली बटन से, नाभि से थोड़ा नीचे आता है, फिर स्वादिष्ठान चक्र आता है जो यकृत ग्रंथि के आसपास आता है, फिर विशुद्धि चक्र आता है जो हृदय के आसपास होता है, उसके बाद हम लोग अनाहत चक्र आता है जो हृदय के आसपास होता है, फिर विशुद्धि चक्र आता है जो गले में होता है, फिर आज्ञा चक्र आता है जो शिव जी का तीसरा नेत्र होता है वहां होता है, और इसके बाद आता है हमारा सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, इसे फोरमैन मैग्नम कहा जाता है। सर के ऊपर जो गड्ढा पाया जाता है इसे फोरमैन मैग्नम कहा जाता है, और योग की भाषा में इसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। अब सहस्रार चक्र, जब व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, वह एक तरह से टोटल पर्सनालिटी की तरफ चला जाता है, तो उसके सहस्रार चक्र के अंदर जागृति आ जाती है और ऐसे व्यक्ति को योगी या साधक का दर्जा दिया जाता है, और उसके संपूर्ण पृष्ठपटल पर फोरमैन मैग्नम से एक आभा दृष्टि निकलती है। तो योग में ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास का दर्जा दिया जाता है। दूसरी बात मैं करूं सामान्य व्यक्तियों के बारे में, तो कि सामान्य व्यक्ति किस तरह से इससे प्रभावित होते हैं, तो देखिए, जैसा मैंने ये दिया योग का एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति जब शारीरिक क्रिया या शारीरिक गतिविधि करता है, तो शारीरिक गतिविधि करने से उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज आता है। वो पर्सनैलिटी के अंदर चेंज कैसे आता है, देखिए, उसकी पर्सनैलिटी में चेंज ऐसे आता है कि जब उसकी नकारात्मक सोच सकारात्मक हो गई तो उसकी फीलिंग्स भी सकारात्मक हो जाएगी। एक व्यक्ति जो 24 घंटे नकारात्मक बात सोचता रहता है, वह सदैव अपराध प्रवृत्ति की तरफ ही जाएगा। नैदानिक मनोविज्ञान इसे कहता है, अपराध मनोविज्ञान इसे कहता है। जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। अगर सदैव हम लोग नकारात्मक सोचेंगे तो हम लोग अपराधी प्रवृत्ति के बन जाएंगे। सदैव अगर किसी के अंदर हम मीन मेक निकालेंगे तो हम कुदृष्टा हो जाएंगे, जिसको दूसरे के अंदर सदैव कमी दिखाई देती रहती है। शारीरिक क्रिया या शारीरिक गतिविधि करने से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, नकारात्मक विचार बाहर निकल गए,
वही थ्योरी जो मैंने फ्रेडरिक शिलर और हर्बर्ट स्पेंसर की बताई थी, जिसमें खेलों का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत कहा जाता है कि बच्चा यदि खेलता है तो उसके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जो उसको सकारात्मक काम करने के लिए आगे की तरफ धकेलती है। यही चीज़ ये कह रहे हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, जब उसकी थॉट्स परिवर्तित हो गई तो उसको अच्छा महसूस होगा, उसकी फीलिंग भी सकारात्मक हो जाएगी। जब एक व्यक्ति को फीलिंग आती है, मान लीजिए आप किसी गार्डन के पास गए, अच्छी अच्छी खुशबू आती है, कितना अच्छा फील होता है। आप एक गंदे नाले के पास गए, बदबू आती है तो आपकी नाक आप बंद कर लेते हैं। तो ये फीलिंग होती है, संवेदना, जिसे आप महसूस कर रहे हैं। फूलों की सुगंध महसूस करी, अच्छा लगा। नाले की दुर्गंध महसूस करी, बुरा लगा। तो जैसी फीलिंग होती है, बिहेवियर, व्यवहार वैसा ही हो जाता है। बदबू आने पर नाक बंद कर लेते हैं और खुशबू आने पर मन चीयरफुल हो जाता है। जब नकारात्मक विचार एक बार बाहर निकल गए, नकारात्मक विचार बाहर निकलने के बाद हम लोग सदैव सकारात्मक सोच की बात ही करेंगे। हमारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? सदैव सकारात्मक हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के ही अर्थ की बात कर रहे हैं, तो शारीरिक शिक्षा का एक अर्थ यह भी निकल के आता है, शिक्षा की वह पद्धति जिसमें शारीरिक गतिविधियों का चयन करने में बच्चों की मानसिक योग्यता का सीधा सीधा पता चलता हो। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसको समझने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं। आज की डेट में सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, उनका बच्चा महेंद्र सिंह धोनी बने, उनका बच्चा टॉप मोस्ट किसी भी खेल के सितारे जैसा बने। और इसी सोच के चलते वो अपने बच्चे को एक ऐसे गेम की तरफ धकेल देते हैं जिस गेम की तरफ बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कभी भी उस खेल के अंदर अपना 100% योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा गया है, लेट देम चूज, बच्चे को ही चुनने दो। अब बच्चा कैसे चुने? तो देखिए, जो एग्जाम्पल आपके सामने है ये बताता है कि बच्चा 5 साल की उम्र से पहले ही खेल खेलना शुरू कर देता है। वह अपनी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से यह बता देता है कि उसकी रुचि किसके अंदर है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूं इस चीज को कि कैसे एक बच्चा यह चीज पता लगा पाता है कि मुझे कौन सी शारीरिक गतिविधि का चयन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप ऊपर की तरफ जो पिक्चर है उसमें देखिए 3 तरह के गेम दे रखे हैं इसमें, अनऑक्युपाइड, सॉलिटरी और ऑन लुकर। ये जो गेम है ये बच्चा 2 से 3 वर्ष की उम्र से पहले पहले खेलता है। तो देखिए, अनऑक्युपाइड गेम्स कैसे हैं? बच्चे को आप बालकनी में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। जो बच्चा प्रकृति को पसंद करता है वह बच्चा एकटक आकाश की तरफ देखेगा, वह बच्चा आपसे प्लैनेट्स के बारे में पूछेगा, वह बच्चा आपसे सितारों के बारे में पूछेगा, वो बच्चा आपसे पेड़ के रंग के बारे में पूछेगा, चिड़िया की आवाज के बारे में पूछेगा, उड़ती हुई पतंग को देखकर पूछेगा, बिजली के तारों को देखकर पूछेगा कि पापा मम्मा ये कैसे होता है। तो ऐसा बच्चा सदैव प्रकृतिवादी खेल को पसंद करता है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी वर्तमान की स्लाइड चल रही है। क्यों ऐसा बच्चा प्रकृतिवादी गेम्स को पसंद करता है? ऐसा बच्चा जो होता है वो सदैव ऐसे खेल को पसंद करता है जिसमें प्रकृति नजदीक हो। आगे देखिए, सॉलिटरी गेम्स, 3 वर्ष की उम्र तक बच्चा एक एकांत का खेल भी पसंद करता है। जो बच्चा अपने आप में एकांत खेल खेलता है वो बच्चा सदैव एकल या इंडिविजुअल गेम्स को पसंद करता है, और जिसके अंदर वह खिलौनों को तोड़ मरोड़ उठा पटक करता है। ऐसा बच्चा चेस जैसे खेलों का चयन करता है जहां पर मानसिक योग्यता के आधार पर उसकी शक्ति का निर्धारण होता है। नंबर 3 देखिए, ऑनलुकर गेम्स। ऑनलुकर गेम्स को कहा जाता है तमाशबीन जैसे खेल। कई खेल ऐसे होते हैं जिसमें सदैव आप अपने साथी खिलाड़ी को देखकर खेलना चाहते हैं। तो जैसे मिक्स्ड डबल, किसी भी खेल का इवेंट होता है पुरुष और महिला जैसा मिक्स्ड डबल, वहां पर मिक्स्ड डबल में आप अपने बराबर के साथी के साथ अपना 100% देना चाहते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि आपके बराबर का जो साथी है वह भी अपनी तरफ से आपसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए। तो ऐसा बच्चा जो ऑनलुकर खेल्स को पसंद करता है, तमाशबीन खेल को पसंद करता है, वह ऐसे खेलों के इवेंट्स को पसंद करता है जो मिक्स्ड डबल इवेंट की तरफ उसको प्रेरित करते हो। इसके बाद पैरेलल खेल्स आते हैं। ये पैरेलल खेल्स समानांतर खेल कहलाते हैं। समानांतर खेल क्या होते हैं? देखिए, समानांतर खेल जैसे आप लोगों ने देखा हो स्क्वैश, एक खिलाड़ी ने मारा फिर उसके साथ दूसरे खिलाड़ी ने मारा।
बचपन के अंदर जो बच्चा ऐसा खेल खेलता है जो उसका साथी खेल रहा है, ऐसी चीज करता है जो उसका साथी कर रहा है, अगर साथी ड्राइंग बना रहा है और वो भी ड्राइंग बना रहा है, तो इसका मतलब ऐसा बच्चा बड़ा होकर वो खेल चुनेगा जिसके अंदर वो अपने साथी की गतिविधि को देखे। अब पैरेलल गेम्स में क्या होता है, बच्चा अपना काम कर रहा है, उसका साथी अपना काम कर रहा है, दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कंपटीशन है, एंड हु डू बेस्ट, कौन अच्छा कर सकता है, इस चीज का कंपटीशन है दोनों के अंदर। तो देखिए, दोनों के अंदर जब कंपटीशन चल रहा है तो ऐसे खेल स्क्वैश, इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है, दोनों एक बार एक साथी, दूसरा बार दूसरा उसका अपोनेंट अपना रिटर्न करते हैं और दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन वो काम कैसा कर रहे हैं, वो काम एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए कर रहे हैं। 5वें नंबर की पिक्चर को देखिए, जिसे एसोसिएटिव खेल्स कहा जाता है, इन्हें साहचर्य खेल कहा जाता है। साहचर्य खेल क्या होते हैं, साहचर्य खेल जैसे अभी एसोसिएटिव गेम्स थे, पैरेलल गेम्स थे, पैरेलल गेम्स के अंदर बच्चा गतिविधि एक जैसी कर रहा है लेकिन कॉम्पीट कर रहा है। अब साहचर्य खेल के अंदर क्या होता है, जो बच्चा एसोसिएटिव गेम्स को पसंद करता है, एक्टिविटी दोनों एक जैसी कर रहे हैं, मान लीजिए दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स या मैजिक ब्रेक्स बनाने का काम कर रहे हैं, अब इस दौरान दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं लेकिन चाह रहे हैं कि साथ वाले का अटेंशन मेरे ऊपर क्रिएट हो, साथ वाला जो आपके बराबर ही कोई ब्लॉक्स बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ब्रेन बिल्डिंग्स बना रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि साथ वाले का अटेंशन मेरे ऊपर क्रिएट हो। ऐसा बच्चा जो काम दोनों एक जैसे कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ये चाह रहा है कि दूसरे बच्चे का अटेंशन मेरे ऊपर क्रिएट हो और वह ये देखे कि मैं ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूं, ऐसे लोग इंडिविजुअल इवेंट्स में गोल्फ जैसे इवेंट को चूज करते हैं। गोल्फ जैसे इवेंट में काम दोनों तीनों पार्टनर एक जैसा करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सबका अटेंशन मेरे ऊपर क्रिएट हो। तो एसोसिएटिव गेम्स जो बच्चा बचपन में खेलता है, बड़ा होकर वो गोल्फ जैसे इंडिविजुअल इवेंट को चुनता है जिसके अंदर लोग उसके जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी बारी आए तो अटेंशन उसके ऊपर फोकस हो। अंतिम आता है कोऑपरेटिव गेम्स, इन्हें सहयोग खेल कहा जाता है। सहयोग खेल जैसे लूडो, सांप सीढ़ी आदि, जो बच्चे बचपन में इन खेलों को ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, वह बच्चा बड़ा होकर टीम गेम्स का चयन करता है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, जिनमें एक टीम रिप्रेजेंट करे, क्योंकि उसके अंदर बचपन से ही सहयोग की भावना है। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बचपन में ही हम यह बता सकते हैं कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, वह बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या वो वैज्ञानिक बनेगा। अगर वैज्ञानिक बनेगा, इसके आधार पर जैसे मैंने भी आपको खेल चुनना बताया, आप उसकी गतिविधि के आधार पर ये भी बता सकते हैं। जैसे ये सहयोग वाली बात करता हूं मैं, सहयोग गेम्स के अंदर अगर कोई व्यक्ति सहयोग प्रवृत्ति का है तो वह ऐसा पेशा चुनेगा जहां पर उसका ऑफिस डेकोरम स्टाफ हो, एक बॉस हो और उसके नीचे पूरी टीम काम करे। एसोसिएटिव गेम्स की मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा एसोसिएटिव गेम्स खेलता है लेकिन चाहता है कि अटेंशन मेरे ऊपर क्रिएट हो, तो ऐसा बच्चा नासा या इसरो की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि वो वैज्ञानिक जैसा काम करेगा जिसके अंदर वो चाहता है कि मेरे ऊपर फोकस हो। पैरेलल गेम्स की मैं बात करूं, समानांतर खेलों की बात करूं, समानांतर की बात आती है तो समानांतर के अंदर बच्चा आईएएस जैसे फील्ड को चुनना चाहेगा, जहां पर वो बहुत बड़े अफसरों के साथ, उसके जैसे ही दूसरे बड़े अफसर के साथ कॉम्पीट कर सके। वहां अपना काम कर रहा है, दूसरे जिले का अफसर अपना काम कर रहा है, लेकिन हु इज द बेस्ट ये वो दिखाना चाह रहे हैं। ऑनलुकर जैसे गेम्स होते हैं, तमाशबीन जो गेम देखते हैं, ऐसे बच्चे जिंदगी में ज्यादा कुछ कर पाते नहीं है, वो समाज का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग, और वो एक सामान्य नागरिक की जीवन जीना चाहते हैं, और वो ये डिसाइड करते हैं कि जीवन को ये निर्धारित करने दो कि मैं क्या बनने वाला हूं। इसके बाद सॉलिटरी जो एकांत गेम्स होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे लोग मानसिक रूप से अंतर्मुखी होते हैं और ये लोग गुन्ने कहलाते हैं। ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। सॉलिटरी गेम्स के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग बलात्कारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसलिए बच्चे को एकांत में खेलने से बचाएं, और अगर वो एकांत में खेल रहा हो और हिंसक प्रवृत्ति के खिलौनों को तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना कर रहा हो, कभी उसको ऐसा ना करने दे। अनऑक्यूपाइड के ऊपर आइए आप, प्रकृतिवादी, जो बच्चा प्रकृति की तरफ देख रहा है वो सदैव एडवेंचर्स स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहेगा, ऐसी गतिविधियां करना चाहेगा जिसके अंदर वो साइकिलिंग टूर करे 1000 किलोमीटर का, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े ताकि प्रकृति के समीप जा पाए। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा का वह माध्यम है जिसमें बच्चा बचपन में जो शारीरिक गतिविधि कर रहा है उससे सीधा सीधा आप उसकी मेंटल कैपेबिलिटी का पता लगा लेंगे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाह रहा है। इन चीजों को मैं एक
लेक्चर और बहुत डीप में लूंगा, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वह शारीरिक शिक्षा के अर्थ के ऊपर है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठोक दीजिए। मुझे विश्वास है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ आज तक आप लोगों को 5 लाइन या आधे पेज में पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने ठानी है नेट पास करानी है। नेट जैसे एग्जाम के लिए आपको इतनी ही डीप स्टडी की आवश्यकता पड़ेगी, आप सपने में भी ये कल्पना नहीं कर सकते कि आप नेट जैसे एग्जाम में विषय में बहुत कम भी कैसी भी ढिलाई बरत सकते हैं। अगर आपने एक बार नेट जैसे उच्च स्तरीय एग्जाम की तैयारी डीपली कर ली, दिल्ली जैसे एग्जाम, केवीएस जैसे एग्जाम, एनवीएस जैसे एग्जाम, राजस्थान हरियाणा यूपी जैसे एग्जाम, ये सब नेट समुद्र है, ये छोटे छोटे नदी नाले हैं जो नेट के अंदर आकर गिरते हैं। नेट का सिलेबस जो है वो 5 या 6 एग्जाम के बराबर का एक सिलेबस है। इसीलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको आने वाले समय में इतनी उच्च स्तरीय तैयारी कराऊंगा, बस आप मेरे बराबर मेहनत करते जाना। नेट जैसा एग्जाम चुटकियों में जेआरएफ तक निकाल पाएंगे अगर ऐसी तकनीक या ऐसी डीप स्टडी आप लोगों ने कर ली तो जेआरएफ तक एग्जाम आप लोग निकाल पाएंगे, ये मैं दावे के साथ आप लोगों से कह रहा हूं। तो अगर मेरा वीडियो, मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद लाइक बहुत जरूरी है, लाइक के बिना जिंदगी अधूरी है, और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का यह दूसरा भाग था, अंतिम भाग 3 मैं आपके सामने कल लेकर उपस्थित होऊंगा। जरूर देखिएगा। शारीरिक शिक्षा का अगर अर्थ आपने एक बार क्लियर कर लिया तो शारीरिक शिक्षा खत्म आपके लिए। शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अभी हम लोगों ने ये देखा कि शारीरिक शिक्षा का पिछली जो गतिविधि थी उसके अंदर बच्चे की मानसिक योग्यता के आधार पर उसकी शारीरिक गतिविधियों का चयन होता है। शारीरिक शिक्षा का एक अर्थ यह भी निकल के आता है, शिक्षा की वह पद्धति जिसमें बच्चा मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी योग्यता साबित करने की क्षमता रखता है। मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी योग्यता साबित करने की क्षमता रखता है। देखिए, मूल प्रवृत्ति क्या होती है। हमने जब आज इस चैप्टर की शुरुआत की थी तो वहां आपको ये बताया था कि शारीरिक शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से संपूर्ण बनाया जाता है। ऐसा व्यक्ति ही संपूर्ण व्यक्तित्व कहलाता है। तो जब हमने संवेगों की बात करी तो देखिए, संवेगों से जुड़ा हुआ ही शब्द है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति बेसिकली 14 तरह की होती है। 14 तरह की प्रवृत्तियों में मूल प्रवृत्ति अपना, मैं इसका एक अलग चैप्टर लूंगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। अभी इसको नट शेल से समझिए ताकि हम विषय से ना भटके। शारीरिक शिक्षा का अर्थ तो देखिए, मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति वो चीज होती है जो जन्मजात होती है। अब जन्मजात क्या होती है? क्या बच्चे को आप रोना सिखाते हो? नहीं। क्या हंसना सिखाते हो? नहीं। क्या किलकारी मारना सिखाते हो? नहीं। चिड़िया के बच्चे का चहचहाना, शेर के बच्चे का दहाड़ना, कुत्ते के बच्चे का भौंकना, हाथी के बच्चे का चिंगाड़ना, चिड़िया के बच्चे का चहचहाना, ये सब जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो बच्चा जन्म के बाद नहीं सीखता, वो जन्म लेते ही सीख जाता है, क्योंकि ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल मतलब बेस मतलब जो साथ उसके आया है धरातल से ही। तो ये मूल प्रवृत्ति होती है जो सिखाई नहीं जाती। सेम ऐसे के ऐसे प्रत्येक बच्चे के अंदर एक मूल प्रवृत्ति होती है। कोई क्रोधी प्रवृत्ति का, कोई हिंसक प्रवृत्ति का, कोई दयालु प्रवृत्ति का, कोई प्रेमवान प्रकृति का, कोई कामुक प्रवृत्ति का, कोई सहयोगी प्रवृत्ति का। और यहाँ आप देखिए एक एग्जाम्पल, एक बच्ची है जिसकी मूल प्रवृत्ति है उसकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड एक्सरसाइज करने की, संतुलन संबंधी व्यायाम करने की, जोड़ों को मोड़ने तोड़ने संबंधित व्यायाम करने की, जिसे आधुनिक भाषा में जिम्नास्टिक्स रिलेटेड एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो देखिए, बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल है। एक बच्ची जिसे बचपन के अंदर संतुलन के व्यायाम करने में मजे आते थे, जिसे रिलेटेड टू जिम्नास्टिक व्यायाम करने में मजे आते थे, जिसको स्ट्रेचिंग करने में मजे आते थे, जिसको सीजी बैलेंस्ड बेस्ड व्यायाम करने में मजे आते थे, इसका मतलब उस बच्ची के अंदर एक मूल प्रवृत्ति थी। वह एक ऐसा खेल पसंद करती थी, वह किसी ऐसे खेल की प्रवृत्ति रखती थी जिसके अंदर
उसकी इन क्षमताओं का प्रदर्शन हो सके। इसलिए बचपन के अंदर वो बैलेंसिंग, बचपन के अंदर वो सिंगल लेग बैलेंसिंग, बचपन के अंदर वो वृक्षासन बनाती थी, बचपन के अंदर वो टूवर्ड्स ग्राउंड होल्ड करती थी, बचपन के अंदर वो नी होल्ड की क्रिया करती थी। उसकी इसी क्रिया के आधार पर, इसी मूल प्रवृत्ति के आधार पर वह 7 से 8 साल की उम्र में एक ऐसे खेल का चयन करती है जिनमें इन्हीं सब क्रियाओं का समावेशन होता है। और वो सारी क्रियाएं किस खेल के अंदर होती हैं? जिम्नास्टिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे में बचपन में जैसी मूल प्रवृत्ति थी, उसने उसी मूल प्रवृत्ति के आधार पर अपना गेम चुना, तो उसने विश्व में इतिहास कायम कर दिए। नादिया कोमानोव्स्की नाम की जिम्नास्ट, रशियन जिम्नास्ट, जिसे परफेक्ट 10 का दर्जा दिया गया है। 10x10 जिम्नास्टिक्स में लेना बहुत मुश्किल और असंभव काम होता है, लेकिन रशियन जिम्नास्ट नादिया कोमानोव्स्की को दर्जा दिया गया। और ऐसी ही हजारों लड़कियां होती हैं जो बचपन में अपनी इस योग्यता के आधार पर अपना गेम चुन लेती हैं। तो पुनः मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीइंग एज ए पेरेंट, एक अभिभावक होने के नाते कभी भी बच्चे के ऊपर खेल चुनने की गतिविधि नहीं थोपनी। शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्वयं ये कह रहा है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ ये है कि शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चा अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर अपनी योग्यता साबित करने की क्षमता रखता है। तो जब बच्चे में मूल प्रवृत्ति है, बस कमी क्या है? आप उसकी प्रवृत्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, उसकी प्रवृत्ति को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बचपन में देखिएगा, बहुत से बच्चे खाली कोरे कागज के ऊपर ड्राइंग करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर नेचुरल पेंटिंग की कला है। हमें उन्हें स्क्वीज नहीं करना, रोकना नहीं, टोकना नहीं। बचपन के अंदर बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अबैसैदा ABCD लिखने की क्षमता रखते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे बच्चे सॉफिस्ट या बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, हमें उनको उसी तरफ भेजना है। बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल टाइम गेम और लेस स्टडी करते हैं, तो हमें उसके उसी मूल प्रवृत्ति या पोटेंशियल के ऊपर काम करना है और उसे खेलों की तरफ मोड़ देना है। आपको करना क्या है? जिस तरह से बहते पानी का रुख मोड़कर हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक काम कर सकते हैं। अगर फसल की तरफ बहते पानी का तेज प्रवाह मोड़ दिया तो फसल खत्म, और अगर फसल की तरफ बहते पानी का मुंह जो मोड़ है वो धीमे धीमे मोड़ दिया तो फसल जो है अच्छी हो जाएगी। सेम ऐसे ही बच्चे के अंदर के पोटेंशियल को आप पहचाने और पहचान के उसे ऐसे गेम को अपने आप चुनने दे जिसके अंदर लेट हिम एंजॉय, लेट देम प्ले की थ्योरी वो सिद्ध करता हो। तो देखिए, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। लाइक ही YouTube की सबसे बड़ी धरातल है, लाइक के बेस पर ट्रेंडिंग होती है। साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को इस चैनल के लिंक को भेजकर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि मैं और लोगों को लाभान्वित कर पाऊं। शारीरिक शिक्षा के अर्थ का यह दूसरा भाग था। इसका अंतिम तीसरा भाग हम लोग कल लेकर आएंगे। और जहां तक मुझे यकीन है, आज तक आप लोगों ने BPED MPED के अंदर शारीरिक शिक्षा का 4 लाइन में अर्थ पढ़ा होगा, आधे पेज में अर्थ पढ़ा होगा। लेकिन भैया मैं स्पष्ट कर दूं, हम नेट जैसे एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं। नेट जैसा एग्जाम तभी क्रैक हो पाता है जब हम लोग धरातल से 100 मीटर नीचे तक जाने की क्षमता रखते हो, मतलब 100 किताबों का संगम एक विषय में लाने की क्षमता रखते हो। जिस तरह से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, शारीरिक शिक्षा के अर्थ को मैंने बहुत से महाविद्यालय के अंदर देखा है, 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन के अंदर कंपाइल किया है, खत्म। लेकिन मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैंने ठानी है आपको नेट पास करानी है। तो जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरे हिसाब से चलते चलिए, पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। इसी टेस्ट सीरीज के साथ आपके कोर्स को 300% कवर कराऊंगा। 300% कैसे? इस टेस्ट के साथ साथ मैं लॉजिस्टिक चीजें ला रहा हूं। जो विषय की तो चीजें हैं, इन्हें आप नोट करते रहें। सीक्वेंशियल मैनर में मैं अलग से टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, उस टेस्ट सीरीज को भी आप लॉजिस्टिक वे में लिखते रहें। वहां भी मैं रेफरेंस देता हूं और यहां भी मैं रेफरेंस दे रहा हूं। 100% आपका नेट क्लियर होगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आपका भरत सिंह गुर्जर। अंतिम तीसरा भाग शारीरिक शिक्षा के अर्थ का हम लोग लेंगे, वो अंतिम भाग होगा।